नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। तिब्बती जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिससे पूरे चीन में खलबली मच गई है। और ये बयान क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कुछ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, उनमें जो परंपरा, जिस परंपरा से वो उत्तराधिकारी बने थे, अगला जो दलाई लामा होंगे वो इन्हीं के द्वारा वही यानी उसी परंपरा के आधार पर दलाई लामा बनेंगे। यानी जो 600 साल पुराना परंपरा चल रहा है वही परंपरा होगा। और जो इसके लिए उन्होंने गदेन फाउंडेशन ट्रस्ट जो बनाया था, उसी ट्रस्ट के हिसाब से ही सारा काम होगा और उनके वही तय करेंगे कि नया और दलाई लामा किसे बनाया जाएगा और उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। इसको लेकर चीन बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ है और चीन की बेचैनी के कारण ये इसलिए है कि चीन तिब्बत में के जो धार्मिक मामला है उसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहता है, जानता है। उस चीन की मंशा है कि उसमें अपनी दबदबा बना के रखे, यानी जो नया उत्तराधिकारी उनको बने वो चीन तय करे, न कि कोई ट्रस्ट तय करे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। तिब्बत का जो मामला है बहुत पेचीदा मामला है और कहीं ना कहीं भारत और जो चीन का संबंध है उससे भी जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही जटिल मामला है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं समझा दूँ। चूंकि ये 5-10 मिनट के वीडियो में नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको पूरी तरह से मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखिए, चीन के मध्यकालीन चीन में दो शासक हुआ करते थे। एक थे अल्तान खान, जो कि चंगेज खां के अपने आप को वंशज बोला करते थे, और एक मिंग राजवंश था जो चीन का राजवंश था, और दोनों आपस में लड़ते थे। यानी अल्तान खान और मिंग आपस में लड़ा करते थे। जैसे आमतौर पर सभी राजा लड़ते थे, ये भी लड़ा करते थे। इसमें हुआ क्या था कि जो अल्तान खान थे उनसे तिब्बत के जो शासक थे उनसे बहुत अच्छा संबंध था और उन्होंने ही दलाई लामा का पद शुरू किया था। यानी एक तरह से ये एक उपाधि थी। दलाई लामा का मतलब होता है महासागर। यानी उन्होंने इसलिए ये दिया था कि जो तिब्बत के जो धर्म गुरु थे उस समय के, वो बहुत ही ज्ञानी थे और उनका ज्ञान महासागर के बराबर था। इसलिए दलाई का मतलब होता है महासागर, इसलिए उनका महासागर लामा की बात किया था। लामा मतलब धर्मगुरु, यानी ये ऐसे धर्मगुरु थे जिनके ज्ञान महासागर के बराबर था। उन्होंने एक उपाधि दी थी। और चीन से मतलब अल्तान खान से, यानी जो चंगेज खां के वंशज थे उनसे, और जो तिब्बत के जो लामा लोग थे इनसे बहुत ही एक तरह के सांस्कृतिक संबंध था। और सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध था, दोनों एक दूसरे के यहाँ जाकर मतलब ये लोग जाकर जो अल्तान खान के जो क्षेत्र था, मंगोल वाला क्षेत्र था, वहां पर ये लोग अपना जाकर धार्मिक प्रचार करते थे। ठीक यही चीज जो मिंग शासन था उनके साथ भी यही चीज थी। उन लोगों ने भी दलाई लामा को, यानी दलाई जो पद था, यानी तिब्बत का जो पद था, तिब्बत जो क्षेत्र था, तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था उस समय। तो उन लोगों ने उससे यानी तिब्बत से और मिंग शासन जो चीन का शासन था उनसे एक सांस्कृतिक संबंध था और वो लोग भी एक तरह से सांस्कृतिक मान्यता दिया करते थे। यहीं से विवाद शुरू होता है। चीन कहता है कि नहीं, जो तिब्बत का और मिंग शासन यानी और अल्तान खान का जो शासन था, इनसे धार्मिक संबंध के अलावा अलग सामरिक संबंध भी था। यानी वो लोग, यानी जो दलाई लामा थे, ये मिंग शासन का जो प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी वो चीन के एक तरह से अंडर में काम करते थे। जबकि तिब्बती लोगों का कहना है, तिब्बत के जितने लोग हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं, ये एक धार्मिक संबंध था और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होती थी। हम लोग धर्म के प्रचार की बात करते थे और बाकी सब कुछ वैसे ही था। मतलब कोई इसमें प्रभुत्व वाली बात नहीं थी। यानी हम लोग उनके शासन के अंडर में नहीं थे, हम स्वतंत्र शासन थे। चीन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग हमारे अंडर में थे, यानी हमारे जो पुराने राजवंश थे उसी के अंडर में थे। विवाद का वजह यही है। और ये विवाद बाद में और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वहाँ की ये दोनों शासन खत्म हो गए और किंग शासन आ गया। किंग जब शासन आया तो किंग शासन एक तरह से उस समय उपनिवेशवाद ब्रिटेन वगैरह का चलता था, फ्रांस वगैरह का चलता था। तो इन लोगों ने, ब्रिटेन वालों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफीम वगैरह बेचना शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों को पूरी तरह से अफीम क्या लत डाल दिया और एक तरह से पूरा का पूरा चाइना अफीमचियों का देश बन गया। यानी
पूरे के पूरे चीन में अफीम पी के लोग सोए रहते थे। यही स्थिति हो गई। वहाँ के राजा विरोध करते थे और विरोध करने के बाद थोड़ा ये करते थे, लेकिन अक्सर चीन ब्रिटेन का वर्चस्व उनके ऊपर रहता था और वो लोग कई लड़ाइयाँ हारे हैं, कई अफीम की लड़ाई हुई, ये हारे हैं, और ये एक मिलाकर कुछ ना कुछ उनका प्रभुत्व बना रहा। और चीन ब्रिटेन वाले जो थे, वो जो किंग शासन थे, उनको प्रभुत्व हमेशा बनाए रखा और ज़बरदस्ती उनसे हांगकांग भी ले लिया था। आपको पता ही हांगकांग है, तो उन्होंने 99 साल के लीज पर ले लिया था। उसकी बहुत हिस्ट्री है, लेकिन मैं उतना नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना जरूर बताता हूँ, जो किंग शासन था, जो चीन में जो मिंग शासन के बाद आया था किंग शासन, तो किंग शासन ने यानी किंग राजवंश ने तिब्बत को अपना सामरिक अंग मानता था। यानी वो मानता था कि ये तिब्बत जो है हमारा अंग है, हमारे अंडर में रहना चाहते हैं। एक तरह से वो लोग जो तिब्बत है, जो तिब्बत के शासक है, हमारे सामंती हैं। किंग शासन ये मानता था और अक्सर उनके में ये दबाव डालता था। चीन यही बात फिर से दोहराता है कि देखिए, किंग शासन के अंडर में भी आप लोग थे, मिंग शासन के अंदर में भी थे, यानी तिब्बत हमारा है। आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी जो अभी ये बातें चल रही हैं, दलाई लामा जब बातें करते हैं कि नहीं, ये जो तिब्बत है एक स्वतंत्र राज्य था और एक सांस्कृतिक संबंध था चीन से, लेकिन चीन कहता है कि नहीं नहीं, आपसे हमारा सामरिक संबंध था और एक तरह से आप हमारे सामंती थे, यानी आप स्वतंत्र राजा नहीं थे, हमारे अंडर में काम कर रहे थे। यहां तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। यानी चीन का कहना है कि तिब्बत से हमारा एक राजनीतिक संबंध था, यानी तिब्बत हमारा अंग था ऐतिहासिक समय से, यानी मध्यकाल से लेके अभी तक, किंग शासन जो अभी अंग्रेजों के समय तक था वहां तक। लेकिन जो दलाई लामा यानी तिब्बत के लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, सांस्कृतिक संबंध था और हम लोग आपस में धर्म का प्रचार करते थे और एक तरह से धार्मिक विचार करते थे। वहाँ आपके दोनों शासन, किंग शासन या मिंग शासन, दोनों भी हमारे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, यानी हमारा हस्तक्षेप किसी तरह का नहीं था। लेकिन चीन इसी बातों को नहीं मानते हुए 1950 में उन्होंने हमला कर दिया और हमला करके पूरे तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया, जिससे वहाँ से बच के जो 14वें दलाई लामा थे वो भारत में आ गए और भारत में आकर अरुणाचल प्रदेश में अपना एक छोटा सा ये बनाकर वहीं से अपना राजपाट चला रहे हैं, धार्मिक उपदेश वगैरह देते रहते हैं। आपको बातें समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो गई होगी कि तिब्बत से उनका क्या संबंध था। भारत के साथ भी उनका बॉर्डर का जो चीन का है, तो वो इसी के मामला में है, क्योंकि चीन जो है, जो हमारा लद्दाख वगैरह है, उसको बाहरी तिब्बत बोलता है, यानी कहता है कि तिब्बत का ही पार्ट था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, क्योंकि मामला बहुत जटिल हो जाएगा और आपको जल्द थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें, इसलिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि तिब्बत की कहानी अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो तिब्बत जो था और हमारा लद्दाख, दोनों का एक तरह से सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरा था। हालांकि लद्दाख अपना एक स्वतंत्र शासन था, लेकिन जो वहाँ के राजा थे, यानी लद्दाख जो हम लोग का जो लद्दाख है, वहाँ के जो राजा थे, अपने आप को तिब्बत का ही वंशज मानते थे। वो कहते थे कि हम तिब्बत का ही एक वंशज है, उन्हीं के हम एक तरह से अनुयायी हैं। और दोनों की भाषा वगैरह भी एक थी, यानी तिब्बत की भाषा और लद्दाख की भाषा एक थी। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीन कहता है कि जब वहाँ के राजवंश खुद ही बोलते थे कि हम कभी चीन के ये जो तिब्बत है उस तिब्बत के राजवंश के हम भाग हुआ करते थे, इसलिए ये भी हमारा है। और यानी वो बाहरी तिब्बत था और बाहरी तिब्बत है, तो ये भी हमारा एक अंग है। आपको कुछ क्लियर हो रही होगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी पेंच है। इसमें कश्मीर का मैटर भी है, थोड़ा ब्रिटिश का मैटर भी है, थोड़ा डोगरा राजवंश है, थोड़ी सी रणजीत सिंह वाला मैटर है, इसलिए ये तिब्बत का पार्ट थोड़ा सा अलग पार्ट है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको बातें समझ में आई होगी। यानी तिब्बत जो था, मैं फिर से एक बार समरी आपको देना चाहता हूँ। दलाई लामा यानी तिब्बत के जो राजनीतिक जो अंग हैं, धार्मिक अंग है, वो कहते थे कि चीन से हमारा संबंध सांस्कृतिक संबंध था। चीन कहता है कि नहीं नहीं, आप हमारे पुराने राजवंशों के एक भाग थे, आप स्वतंत्र इकाई नहीं थे। उसी तरह जो भारत से उनका विवाद चल रहा है, तो भारत का विवाद की वजह से कि कहते हैं कि लद्दाख की संस्कृति और तिब्बत की संस्कृति लगभग एक ही जैसी है, और राजाओं भी अक्सर बोला करते हैं कि हम लोग के बीच में एक पारिवारिक संबंध है,
और भाषा वगैरह भी एक है, इसीलिए हम उसको भी अपना तिब्बत का अंग मानते हैं। जब तिब्बत हमारा हो गया तो लद्दाख भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। इसमें एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मैटर है, लेकिन आपको इतना समझ में आएगा कि तिब्बत का मैटर क्या है। और तिब्बत का मैटर समझने के बाद जब मैं लद्दाख की आगे वाली वीडियो में बनाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भारत और चीन के विषय में जो सीमा विवाद है वो क्यों है। तो उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने बातें बताई होगी वो समझ में आई होगी, और आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के अंक पे बस इतना ही। धन्यवाद।